हेलो डियर चिल्ड्रन, एसएसटी में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। ठीक है, तो अगर आपके पास नया वाला बुक है तो ये पेज नंबर 81 पे है। अगर आपके पास नया वाला बुक नहीं है, आपके पास वही पुराना वाला बुक है, तो उस पे ये पेज नंबर 91 पे है और उसका टॉपिक है एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। ये जो एक्सप्लेनेशन जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक जो है वो डिफरेंट है, नाम जो है वो डिफरेंट है। तो आज हम ये वाला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 7 जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि इसका टॉपिक है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट द कंडीशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसा था और उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए वो हम पढ़ेंगे। समझ में आया? हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, what British thought of education and what steps they took for that, and how Indians reacted to such ideas। जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को लेकर ब्रिटिश क्या सोचते थे, ब्रिटिशर्स जो है, अंग्रेज जो है वो क्या सोचते थे और एजुकेशन सिस्टम के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या उन्होंने स्टेप्स उठाए और उन स्टेप्स को लेकर इंडियंस का क्या रिएक्शन था, उनको पसंद आया या नहीं पसंद आया, तो वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। समझ में आया? तो सबसे पहले हम उन अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उन ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ना सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझा बल्कि उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, उनको फेवर किया। समझ में आया? तो उसमें सबसे पहले नाम आता है विलियम जोन्स का। समझ में आया? विलियम जोन्स जो है वो एक यूरोपियंस थे, ब्रिटिशर थे, जिन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। समझ में आया? तो अब विलियम जोन्स जो है वो कौन थे? 1783 में वो इंडिया में आए, कलकत्ता में क्या बनकर? सुप्रीम कोर्ट का जूनियर जज बनकर वो आए। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, अभी मैम कह रहे हैं कि कोलकाता में है। तो फिर ये आपको पता है कि दिल्ली से पहले जो है इंडिया का कैपिटल सिटी जो है वो हुआ करता था, कौन सा? कोलकाता हुआ करता था। और बाद में ब्रिटिश के रूल के टाइम पे उन्होंने शिफ्ट किया था दिल्ली में। तो पहले जब कोलकाता जो में जब कैपिटल सिटी हुआ करता था तो सुप्रीम कोर्ट भी वहीं पे हुआ करता था। समझ में आया? तो विलियम जोन्स जो है एक लिंग्विस्ट थे, यानी कि लिंग्विस्ट वो इंसान होता है, उस इंसान को कहते हैं जिसको एक से कहीं ज़्यादा लैंग्वेज आता हो। ठीक है, तो विलियम जोन्स को बहुत सारे लैंग्वेज आते थे, लैंग्वेज बोलना आते थे, जैसे कि फ्रेंच आते थे, लैटिन आते थे, इंग्लिश आते थे, ग्रीक आते थे। ठीक है, तो जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने संस्कृत जो है वो लर्न करना शुरू किया, संस्कृत लर्न करना शुरू किया। एंशियंट टेक्स्ट यानी कि पुराने जो बुक्स जो है वो पढ़ना उन्होंने शुरू किया। किस पे था? लॉ पे। जो इंडिया का जो पुराना बुक जो है वो पढ़ना उन्होंने शुरू किया। फिलोसॉफी के बारे में जानना उन्होंने शुरू किया। ठीक है, किसने? विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो इस तरह से ना सिर्फ विलियम जोन्स थे और बल्कि और बहुत सारे ब्रिटिशर्स भी थे, जैसे कि हेनरी थॉमस कॉलीब्रोक एंड नेथानियल हैलहेट। ठीक है, जो ये भी ऐसे दो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट किया। ठीक है, तो वो लोग ये क्या सोचते थे? दे ऑल्सो टूक
कीन इंटरेस्ट इन इंडियन हेरिटेज। जो कौन, हेनरी थॉमस कॉलीब्रुक और नथानियल हैलहेड जो है उनके मन में भी इंडिया के हेरिटेज को लेकर, इंडिया के सभ्यता को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट था। ठीक है। Together with them set up the Asiatic Society of Bengal in 1784। जो फिर विलियम जोन्स ने इन दोनों के साथ मिलकर, थॉमस और हैलहेड के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो सेटअप किया। 1784 में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने सेटअप किया। ठीक है। और वहाँ से उन्होंने एक जर्नल निकालना स्टार्ट किया, मैगज़ीन निकालना स्टार्ट किया, जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। समझ में आया? दे हैड डीप रिस्पेक्ट फॉर इंडियन एंशिएंट कल्चर। और इनके मन में, किनके मन में, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस, नथानियल हैलहेड के मन में इंडियन कल्चर के लिए, इंडिया के सभ्यता के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट था। ठीक है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये फैसला किया कि हम क्या करेंगे, स्टडी इंडियन टेक्स्ट को हम स्टडी करेंगे। ठीक है। उसमें हिंदू और मुस्लिम लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, हिंदू और मुस्लिम के कानून के बारे में पढ़ेंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे हमें क्या होगा कि हम जो है इंडिया को अच्छी तरह से एडमिनिस्टर कर पाएंगे, उस पर रूल कर पाएंगे। ठीक है। अगर हमें इंडिया के लॉ के बारे में पता होगा, मुस्लिम लॉ के बारे में पता होगा, या हिंदू लॉज के बारे में अगर हमें पता होगा, तो हम अच्छी तरह से इंडिया को एडमिनिस्टर कर पाएंगे, चला पाएंगे, या उस पर रूल कर पाएंगे। ठीक है। मैनी ऑफिशियल्स आर्ग्यू दैट ब्रिटिश शुड प्रोमोट इंडियन रादर वेस्टर्न लर्निंग। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे ब्रिटिशर्स ने उनको सपोर्ट किया, और उन्होंने ये बोला कि हमें क्या करना चाहिए, इंडियन के कल्चर को ही सपोर्ट करना चाहिए, उसको ही प्रमोट करना चाहिए, उसको ही आगे लाना चाहिए, उसको ही डेवलप करना चाहिए, और वेस्टर्न लर्निंग को इंडिया में नहीं लाना चाहिए। ठीक है। यानी कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडिया में उसको नहीं लाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो इंडिया का जो एजुकेशन जो है, जो पुराने ज़माने से जो एंशिएंट जो है उसी को पढ़ाना चाहिए। ठीक है। दे फेल्ट institutions should be set up for the study of ancient Indian text and teach Sanskrit and Persian। तो उन्होंने ये बोला कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे स्कूल खोलने चाहिए जहाँ पे बच्चों को क्या पढ़ाते हो, इंडिया के टेक्स्ट के बारे में, पुराने जो एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में पढ़ाना चाहिए, संस्कृत जो है वो पढ़ाना चाहिए, पर्शियन पढ़ाना चाहिए। ठीक है। ओनली देन दे कुड विन प्लेस इन द हार्ट ऑफ नेटिव्स। अगर ऐसे करेंगे तो हम इंडियंस के दिल में अपने लिए जगह बना पाएंगे। समझ में आया? तो जो इंग्लिश, जो वेस्टर्न लर्निंग, यानी कि इंग्लिश लर्निंग तो बिल्कुल ही इंडियंस के लिए बिल्कुल ही अलग है। ठीक है। उसके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता। तो इससे अच्छा है ऐसे चीज़ें लोगों को, इंडियंस को पढ़ाया जाए जिसके बारे में उनको थोड़ा बहुत पहले से ही नॉलेज हो, है ना। तो इस बात को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे कौन, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस, नथानियल हैलहेड जो है, और ऐसे भी बहुत सारे ऑफिसर्स थे जिन्होंने इस बात को सपोर्ट करते थे। ठीक है। तो उसको फिर क्या हुआ कि अ मद्रासा वाज सेट अप इन कलकत्ता इन 1781। एक मद्रासा जो है कलकत्ता में खुला। ठीक है, एस्टैब्लिश किया, जहाँ पे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था, अरेबिक, पर्शियन, इस्लामिक लॉ के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, एक स्कूल खोला कोलकाता में 1781 में, जिसमें बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता था,
अरेबिक सिखाया जाता था, पर्शियन सिखाया जाता था, इस्लामिक लॉ के बारे में सिखाया जाता था। उसी तरह से 1791 में हिंदू कॉलेज जो है वो एस्टैब्लिश हुआ। वो बनाया कहाँ पे? बनारस में। और वहाँ पे बच्चों को क्या सिखाया जाता था? संस्कृत जो टेक्स्ट जो है उसके बारे में सिखाया जाता था। समझ में आया? मेनी ऑफिशियल्स सपोर्टेड द आइडिया ऑफ ओरिएंटल लर्निंग। और बहुत सारे ऐसे ब्रिटिशर्स थे, ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने ओरिएंटल लर्निंग को सपोर्ट किया। ओरिएंटल लर्निंग वो लर्निंग होता है जो कि संस्कृत के बारे में, जो पर्शियन अरेबिक जो है उसको सपोर्ट करते हो या उसको पढ़ाते हो, उसको ओरिएंटल लर्निंग बोलते हैं। और जो इन सारे सब्जेक्ट को सपोर्ट करते हैं उन लोगों को बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट किसको बोलते हैं? किन लोगों को? जो संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन ऐसे लैंग्वेज को जो सपोर्ट करते थे उनको ओरिएंटलिस्ट बोलते थे। जैसे कि विलियम जोन्स हो गया, हेनरी थॉमस हो गया, नथानियल हैलहट हो गया, उनको हम बोलेंगे ओरिएंटलिस्ट। वो किसको सपोर्ट करते थे? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को वो सपोर्ट करते थे। समझ में आया? नाउ अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे बहुत सारे ऐसे भी ऑफिसर्स थे, ऐसे भी ब्रिटिशर्स थे जो ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ थे, यानी कि अगेंस्ट थे, अपोज्ड करते थे। देयर वेर सम अदर्स हु स्ट्रिक्टली अपोज्ड ओरिएंटलिस्ट एंड फेवर यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भी ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट को ओपोस्ट किया, यानी कि उन्होंने फेवर नहीं किया, उसके खिलाफ थे। और वो लोग चाहते थे कि इंडिया में यूरोपियन एजुकेशन यानी कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है वो लाना चाहिए। ठीक है, वो स्टार्ट करना चाहिए, ना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और उसमें से वो लोग कौन थे? उसमें से एक था जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल जो है उसमें से एक थे जिन्होंने यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट किया। समझ में आया? तो जेम्स मिल जो है वो क्या सोचते थे? ही वॉज ऑफ द ओपिनियन यू शुड टीच दैट विच इज़ प्रैक्टिकल एंड यूजफुल एंड नॉट दैट विच प्लीज द नेटिव। हमें ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए इंडियंस को जो है जो हो प्रैक्टिकल हो और यूज़फुल भी हो। समझ में आया? ना कि ऐसे सब्जेक्ट जो लोगों के सिर्फ उनको खुश करने के लिए, ठीक है, उनके दिल में जगह पाने के लिए, सिर्फ उनके दिल में जगह पाने के लिए या सिर्फ उनको खुश करने के लिए सब्जेक्ट जो है वो नहीं पढ़ाना चाहिए। हमें ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए जो तो प्रैक्टिकल हो और यूज़फुल हो। किसके लिए? इंडियंस के लिए भी और हमारे लिए भी। समझ में आया? We should give knowledge about scientific development of the West rather than with पोइट्री एंड सैक्रेड टेक्स्ट। हमें इंडियंस को नॉलेज देना चाहिए किसका? साइंटिफिक डेवलपमेंट का। उस टाइम जो है यूरोप जो है, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे थे। वहाँ पे हर फील्ड में डेवलप हो रहा था, फैक्ट्रीज़ बन रहे थे, अलग अलग मशीन्स जो है अलग अलग तरह के मशीन्स जो है वो इन्वेंट हो रहे थे। उस टाइम इंडिया में ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे। तो वो लोग ये चाहते थे कि इंडियंस को भी ऐसे साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज देना चाहिए। समझ में आया? और इस तरह से पोइट्री, सैक्रेड टेक्स्ट जो है वो पढ़ाने से जो है, ये पढ़ाना जो है यूज़फुल नहीं है, ये बेकार है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इससे कोई डेवलपमेंट नहीं आने वाला है। अगर उनको ऐसे नॉलेज देंगे, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो एक साइंटिफिक हो तो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, एक तो इंडियंस के लिए भी और एक हमारे लिए भी। और वैसा जो जेम्स मिल को सपोर्ट करते थे वो एक कौन था?
थॉमस बिबिंगटन मैकॉली, ये भी एक ब्रिटिशर थे और जो सपोर्ट करते थे यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम को, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करते थे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, मैकॉली के जो मैकॉली ये सोचते थे यूरोपियन लिटरेचर वाज बेटर देन एशिया एंड अरेबियन लिटरेचर। जो यूरोप का जो बुक है, लिटरेचर जो है, वो जो रिटन वर्क जो है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। ही एडवोकेटेड English medium school so that Indians could read the European literature and development of science and philosophy in the West। और मैकॉली ये चाहते थे कि इंडियंस को जो है इंग्लिश मीडियम जो है वो सिखाना चाहिए, ताकि जो है उनको वो बुक जो है जो इतना अच्छा है, जो वेस्टर्न जो लिटरेचर जो है वो इतना अच्छा है, और वो जो है इंडियंस को पढ़ाना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज जो है इंडियंस को देना चाहिए, डेवलपमेंट के बारे में, साइंस के बारे में, फिलॉसफी के बारे में। समझ में आया? सो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो मैकॉली के ने बहुत ही ज़्यादा फेवर किया, सपोर्ट किया, तो उसके कारण जो है एक एक्ट यानी कि एक कानून पास हुआ। कब? 1835 में, और उस एक्ट का नाम था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। ठीक है। और उस एक्ट के तहत यानी कि उस कानून के तहत ये बोला कि जो अब जो है हायर एजुकेशन क्या होगा, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हायर एजुकेशन का वो होगा इंग्लिश। इंग्लिश में जो है वो सिखाया जाएगा बच्चों को। ठीक है। ये कब बोला? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के तहत, जो कब पास हुआ? 1835 पे। किसके कहने पे? मैकॉली के। समझ में आया? अब उन्होंने इस एक्ट के तहत उन्होंने ये भी बोला कि अब जो है ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन जो पहले खोला था ना, एक कलकत्ता में एक मदरसा खोला था, मदरसा खोला था, बनारस में एक कॉलेज खोला था, एस्टैब्लिश हुआ था, उसको उन्होंने बोला कि अब ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अब हम ऐसे इंस्टीट्यूशन को अब हम फेवर नहीं करने वाले हैं। ठीक है। अब हम करने वाले हैं इंग्लिश, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा उसको हम सपोर्ट करने वाले हैं। समझ में आया? तो क्या हुआ? अब इंग्लिश बुक्स नाउ बिगन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स। अब जो है इंग्लिश स्कूल्स के लिए इंग्लिश बुक जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। समझ में आया? तो अब उसके बाद क्या आता है? एजुकेशन फॉर कॉमर्स। तो उस टाइम जो है एक क्या हुआ? 1854 में क्या हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो वहाँ पे है, लंदन में है, तो वहाँ से जो है क्या भेजा? एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा, यानी कि एक एजुकेशनल प्रपोजल भेजा। कहाँ? इंडिया में, इंडिया के गवर्नर जनरल को, जो ब्रिटिशर है। गवर्नर जनरल जो है उस टाइम जो है ब्रिटिश का रूल था, तो गवर्नर जनरल जो है वो ब्रिटिशर होगा। ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने एजुकेशनल प्रपोजल भेजा इंडिया के गवर्नर जनरल को। ठीक है। और वो एजुकेशनल प्रपोजल जो है वो किसने इशू किया था? चार्ल्स वुड ने। इसलिए उस प्रपोजल का, उस डिस्पैच का नाम रखा वुड डिस्पैच। उस एजुकेशनल डिस्पैच का नाम रखा वुड डिस्पैच, क्योंकि उस वो डिस्पैच जो है किसने भेजा था? चार्ल्स वुड ने भेजा था। ठीक है। अब उस डिस्पैच में क्या डिटेल क्या दिया हुआ था कि उन्होंने ये बोला था कि इट एम्फसाइज ऑन कॉमर्स एजुकेशन। अब कॉमर्स एजुकेशन जो है उस पे जोर देना चाहिए। ठीक है। कॉमर्स एजुकेशन जो बिजनेस रिलेटेड जो एजुकेशन होता है वो। ठीक है। तो उससे क्या होगा? इंडियंस को ट्रेड जो है अगर एक्सपेंड करेंगे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो लोगों को अब वो पता चलेगा। अगर लोगों को कॉमर्स एजुकेशन देंगे तो इंडियंस को ट्रेड के फ़ायदे क्या है, यानी कि बिजनेस के क्या फ़ायदे हैं,
वो पता चलेगा। तो उससे क्या होगा, इंडियंस क्या करेंगे, रिसोर्सेस, जिससे क्या होता है, रिसोर्सेस से क्या होता है, ट्रेड होता है ना, बिजनेस होता है, रिसोर्सेस का ही तो बिजनेस होता है। तो इंडियंस क्या करेंगे, रिसोर्सेस डेवलप करेंगे और उससे क्या होगा, ट्रेड जो है वो इंक्रीज होगा। ट्रेड अगर इंक्रीज होगा तो उसका फ़ायदा किसको होगा, ब्रिटिशर को होगा। जैसे आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स का जो मेन एक मकसद जो है यहाँ पे आना जो है उसका, वो क्या था, ट्रेड था, है ना। तो फिर क्या होगा कि अगर इंडियंस को कॉमर्स एजुकेशन देंगे तो इंडियंस को ट्रेड के बेनिफिट्स के बारे में, ट्रेड के फ़ायदे के बारे में पता चलेगा। अगर आप इंडिया को अगर ट्रेड के फ़ायदे के बारे में पता चलेगा तो फिर वो क्या डेवलप करेंगे, रिसोर्सेज डेवलप करेंगे। अगर रिसोर्सेज डेवलप होगा तो उससे ट्रेड इंक्रीज होगा, तो ट्रेड इंक्रीज होगा तो उससे ब्रिटिशर को फ़ायदा होगा, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, इंग्लिश एजुकेशन अगर इंडियंस को देंगे तो इंडियंस का टेस्ट बदल जाएगा, ठीक है, उनकी सोच बदल जाएगा, उनके पसंद नापसंद जो है वो बदल जाएगा, ठीक है। अगर टेस्ट बदल जाएगा तो उससे क्या होगा, ब्रिटिश का जो गुट है, जो चीज़ें जो है उसका डिमांड भी बढ़ेगा। समझ में आया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमने अगर इंग्लिश एजुकेशन अगर हमने पढ़ा तो उसमें जो ब्रिटिश में यूरोप में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, क्या क्या होता है, लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं, लोग कैसा खाना खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो सब अगर हमें पता चलेगा तो उसको लेकर हमें भी ये लगेगा कि हाँ मैं भी ऐसा पहनूंगी, मैं भी ऐसा खाना खाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो जीन्स, हाँ मैं भी पहनूंगी, तो वो जीन्स का जो है वो डिमांड बढ़ेगा। जो अगर जीन्स जो है ब्रिटिश से आते हैं तो उनका डिमांड बढ़ा, तो चीज़ें जो है उनका उससे क्या होगा, उनको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अगर इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन देंगे या इंग्लिश एजुकेशन देंगे तो उससे क्या होगा, इंडियंस का टेस्ट बदल जाएगा, ठीक है, लोगों के लाइक्स जो है, डिसलाइक जो है वो बदल जाएगा। अगर ये बदल गया तो ब्रिटिश का जो है गुड्स जो है उसका डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। यूरोपियन लर्निंग डेवलप मॉरल कैरेक्टर, अगर, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन देंगे, अगर यूरोपियन एजुकेशन अगर लोगों को देंगे, इंडियंस को, ये स्टूडेंट्स को अगर देंगे तो उससे क्या होगा, उनका कैरेक्टर, चरित्र जो है वो डेवलप हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो उससे अगर चरित्र अगर अच्छा होगा, कैरेक्टर अगर डेवलप होगा तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमें सिविल सर्वेंट मिलेगा, ठीक है, काम करने वाले हमें लोग मिलेंगे, इंडिया से ही मिलेंगे, ठीक है। तो लोग ऑनेस्ट, अगर कैरेक्टर जो है वो अगर डेवलप होता है तो लोग क्या बनता है, ऑनेस्ट, ईमानदार बनता है, वो ट्रस्टवर्दी, भरोसा करने लायक बनते हैं, है ना। तो अगर ईमानदार बना, अगर भरोसा करने लायक बना तो उससे हमें क्या मिलेगा, इंडिया से ही हमें सिविल सर्वेंट, काम करने वाले लोग मिलेंगे, काम करने वाले नहीं तो जो ज़्यादा हाई पोजीशन वाला जो काम होता था, जो पोस्ट होता था ना, वो वहीं यूरोप से ही उनको लाना पड़ता था। क्योंकि इंडियंस जो है इतना एजुकेटेड नहीं होते थे जो वो पोजीशन, जो उस पोजीशन को संभाल सके, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना पड़ता था, उनको ब्रिटिश से सर्वेंट जो है ब्रिटिश से ही लाना पड़ता था, उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। एक तो उनको सैलरी, अच्छा खासा सैलरी दे दो, और दूसरा यहाँ पे रहने के लिए, इंडिया में रहने के लिए उनको क्वार्टर दे दो, या फिर फैमिली जो होता है वो भी लाते थे, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा खर्चा होता था वहाँ से लाना। अगर इंडिया को ही, इंडियंस को ही, इंडिया के रहने वाले लोगों को ही अगर एजुकेट करेंगे, उनको पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ से सर्वेंट लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगे, तो हमें यहीं से ही मिल जाएगा। और यहाँ से जो मिलेंगे वो तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा, है ना। तो एक तो वो लोग सैलरी भी कम देने वाले, दूसरा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, सफ़र करने के लिए कुछ नहीं होगा, है ना। अगर यूरोप से लाएंगे तो
उसके लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, ठीक है। तो इंडियंस ही अगर उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे तो फिर वो बच गया, है ना। ये क्वार्टर जो है वो देना, क्वार्टर जो है वो उनके लिए रिजर्व रखना जो है वो बच गया। तो उससे कहीं बहुत सारे फ़ायदे जो है वो ब्रिटिशर्स को होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने जो है इस तरह से ये सोचा कि अगर इंडियंस को ब्रिटिश यानी कि यूरोपियन एजुकेशन यानी कि वेस्टर्न अगर एजुकेशन देंगे तो उससे क्या होगा, एक तो इंडियंस को भी फ़ायदा होगा, उससे कहीं ज़्यादा जो है ब्रिटिशर को फ़ायदा होगा, ठीक है। वो लोग जो है ऐसा सोचते थे। कुछ ऐसे भी ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को के बिल्कुल अगेंस्ट थे, उसके बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है एजुकेशन सिस्टम जो है कुछ इस तरह से थे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम इससे आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।